वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज चैप्टर 8 का शॉर्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें ये वाले जो सारे मैंने पहले बताए हैं, इस सब जो शॉर्ट चीज़ें आपको इसमें आनी चाहिए वो हैं। तो पहले इन सब की डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ सके। अगर आपके पास स्लोप हमें फाइंड करनी है और आपके पास एंगल गिवन है या एंगल और स्लोप का कोई रिलेशन है और हमें वहाँ से इनमें से कुछ एक फाइंड करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है m=tan थीटा। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे थीटा फाइंड करना है तो tan इनवर्स स्लोप हम ले लेते हैं, तो वहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा। एक और बात ये याद रखनी है कि अगर इस तरह से हमारे पास थीटा नेगेटिव में आ जाएगी उसकी वैल्यू, तो हमने हमेशा 180 में से वो नेगेटिव वैल्यू को लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरह से दो पॉइंट्स गिवन है, वहाँ से हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो पहला पॉइंट है वो हमेशा हमारे पास एक्स होता है, दूसरा वाई, एक्स और वाई, और फिर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इनके साथ 1 1 और इसके साथ 2 2 लगा देते हैं। तो अब हम इनका किस तरह से फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। जो y2 है वो आपने y2 की जगह पे लगाना है, जो y1 है वो y1 की जगह, फिर x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 0, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये स्लोप आ गई। फिर अगर हमारे पास इस तरह से कोई लाइन गिवन है जिसमें x है, y है और एक c मतलब कोई भी कांस्टेंट है, तो उसमें से हमने क्या फार्मूला लगाना होता है, m=- माइनस a बाई बी। माइनस का साइन x के साथ जो होता है वो a है तो मीन्स के 6, जो y के साथ होता है वो b है तो इट्स मीन के 4। अच्छा, अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला आपके पास इक्वेशन में यहाँ पे नेगेटिव साइन हो तो वो भी हमने फार्मूला में लास्ट में लगाना है। अगर ये -4 होता तो हम यहाँ पे -4 लगाते, ये वाला कैंसिल हो जाता, तो तब उस केस में ये 3/2 बनता। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो फिर ये पॉजिटिव ही रहता। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास उन्होंने स्लोप का ये बोला कि मतलब एक ही चीज़ की स्लोप है, वो किसी भी एक ही पॉइंट की स्लोप है या किसी भी एक ही लाइन की स्लोप है और वो पैरेलल है, तो हम सिंपल अपना आंसर जो है स्लोप का वो वही वाला रहने देते हैं। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर है तो आपने उसको हमेशा चेंज करना होता है, -1/m कर लेना होता है। अगर स्लोप आपके पास 5 आई है तो आपने उसको -1/5 कर लेना। अगर वो -6 आई है तो -1/-6 कर लेना। ठीक है, तो आपने अगर परपेंडिकुलर बताया गया है तो वो -1/m करना है लाजमी, अगर सिर्फ एक ही चीज़ की बात है। लेकिन अगर दो लाइन्स है, मतलब एक लाइन आपके पास ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों की आपने स्लोप फाइंड की और इन दोनों की स्लोप उन्होंने बोला कि पैरेलल है, तो तब आपने दोनों की स्लोप आपके पास इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, आपने m1 = m2 कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास दो स्लोप्स हैं, मतलब दो लाइन्स ही हैं, लेकिन उनकी स्लोप उन्होंने आपको परपेंडिकुलर बताई है, तो यहाँ पे तो पैरेलल में तो हमने उसको हो गया ना वो, लेकिन परपेंडिकुलर में आपने m1 × m2 = -1 करना है। ये वाला फार्मूला आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ हुआ है, तो उसको लास्ट में ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आपको उन्होंने बोला है कि हमें कॉलिनियर पॉइंट्स को प्रूव करना है, तो आपके पास ऐसे 3 पॉइंट्स होंगे, ए कुछ होगा, बी कुछ होगा और सी होगा। तो इसमें हमने क्या करना है, ए से बी की आपने एक स्लोप फाइंड करनी है, फिर बी से सी की स्लोप और फिर सी से ए की स्लोप। 3 स्लोप आ जाएंगी और ये वाली तीनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। अगर तीनों स्लोप्स इक्वल आ जाएंगी तो इट्स मीन कि ये जो 3 पॉइंट्स उन्होंने आपको दिए थे ये कॉलिनियर है। फिर नेक्स्ट ये मैंने यहाँ पे सारी फॉर्म लिख दी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 = m × x - x1। फिर सिमेट्रिक फॉर्म ये है जिसमें कॉस और साइन आता है, नॉर्मल फॉर्म में भी कॉस और साइन आता है, लेकिन इसमें इस तरफ पे p आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो है y = mx + c। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a + y/b = 1 और 2 पॉइंट फॉर्म है y - y1, y2 - y1, और यहाँ पे इस तरफ सारे x वाले हैं और इस तरफ सारे y वाले हैं। और यहाँ पे ये है कि अगर हमें एंगल फाइंड करना है लाइन का मीन, को उन्होंने बोला एक L1 है और एक L2 है, इनके दरमियान में जो एंगल है हमें वो बताएं। तो अगर वो वाला एंगल आपको फाइंड करना है तो आपने फार्मूला लगाना है tan थीटा = m2 - m1 और 1 + m2 m1। ठीक है, मतलब कि अगर लाइन की बात हो रही है तो आपने m2 - m1 करना होगा। लेकिन अगर ट्राइंगल की बात है, ट्राइंगल में आपके पास भी 3 एंगल हो जाएंगे ना, एक अल्फा, बीटा और गैमा, तो इसमें हमने हमेशा m1 - m2 करना होता है, और ये वाला हो जाएगा m2 - m3 और ये वाला है m3 - m1, और नीचे तो उसी तरह से 1 + m2 जो ऊपर वाले दो हैं वो तो उसी तरह से हो जाएंगे ना, लेकिन इनमें आपने इनको m1 m2 m2 m3 m3 m1 करना होता है। ठीक है, लेकिन ये वाले जो लाइन है इसमें m2 - m1 करना है। इनका डिफरेंस लाजमी ध्यान में रखिएगा, और अब नेक्स्ट सारी एक्सरसाइज के मैंने शॉर्ट लेक्चर आगे उनको देख लीजिएगा।
इसके बाद फिर नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। सबसे पहले हमारे पास है फाइंड द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। अब देखें जो ग्रेडियंट और स्लोप है ये एक ही इंक्लिनेशन मीन्स कि आपके पास ये उन्होंने आपको एंगल दिया होगा, हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो अगर तो आपको एंगल से स्लोप फाइंड करनी है तो तब हम लगाएंगे m इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह हम हमेशा उसके एंगल्स को पुट करते जाएंगे। ठीक है, जो एंगल गिवन होगा वो हम tan थीटा के आगे वो एंगल को पुट करते जाएंगे। 90 है तो आपने 90 लगा देना है, 120 है तो 120 हो जाएगा, और इस तरह से जो भी आपके पास वैल्यूज है वो सिंपल आपने इस जनरल फार्मूला में लगाते जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट भी सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि अब हमें यहाँ पे थीटा बताना है। ठीक, देखें अगेन ये थीटा और स्लोप की ही रिलेशन की बात हो रही है ना, तो वो फार्मूला क्या है, m इक्वल्स टू tan थीटा। तो अगेन यहाँ पे आपके पास अगर यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से थीटा फाइंड करना है ना, मीन्स के ये फाइंड करना है तो tan वहाँ पे चला जाता है। तो अगर हमें थीटा फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स स्लोप। ठीक है, तो अब आपके पास स्लोप जो भी होगी वो हम यहाँ पे m की जगह पे पुट करते जाएंगे और हमारे पास वहाँ का आंसर आ जाएगा। एक और बात आपने इसमें ये याद रखनी है कि जब हम थीटा को फाइंड करेंगे तो थीटा हमारे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर आपका थीटा नेगेटिव आ जाएगा तो हमने क्या करना है कि 180 में से वो वाली वैल्यू को माइनस कर देना। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव 60 आया ना, तो आप 180 में से 60 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, 120 आ गया। अगेन यहाँ पे भी देखें तो जो थीटा आया वो अगर नेगेटिव आया तो हमने अगेन 180 में से उस वाली वैल्यू को माइनस करना है। ये स्टेप लाजमी याद रखना है कि थीटा हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला है। थर्ड वाले में भी अगेन आपको उसी तरह से स्लोप ही फाइंड करनी है। पास जो गिवन है वो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब मीन्स के अब हमें स्लोप फाइंड करनी है बाय 2 पॉइंट्स। पहले जो हमने स्लोप फाइंड किया वो थीटा से फाइंड की थी, अब हमें स्लोप फाइंड करनी है 2 पॉइंट से। तो ये जो आपके पास पॉइंट होते हैं इनमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है, सेकंड वाली y की होती है। तो जो पहला होता है उसको x1 y1 हम ले लेते हैं, जो दूसरा होता है वो x2 and y2 होता है। तो जब आपके पास इस तरह से 2 पॉइंट्स आ जाएंगे तो उन पे हमने क्या फार्मूला लगाना होता है, ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 की जगह y2 ये वाला है ना, पहले आप इस तरह से इनको मेंशन कर लें, यहाँ पे लिख लें। तो y2 ये है तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हमारे पास यहाँ पे स्लोप क्या आ गई है, 2/3। तो ये हमारे पास आ गई स्लोप। उसके बाद हमें यहाँ से इसका एंगल भी फाइंड करना है। तो अब आपके पास जब स्लोप आ गई है तो यहाँ से हम वही वाला दोबारा से फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ से अब आपके पास स्लोप आ गई थी, हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ स्लोप। तो tan इनवर्स ऑफ स्लोप फाइंड करेंगे तो थीटा हमारे पास हमारा आ गया। नेक्स्ट पेज सेकंड वाले में भी आपके पास जो पॉइंट गिवन है वो आपने सिंपल पुट करना है, फिर आपके पास स्लोप आ जाएगी और थीटा के लिए आपने tan इनवर्स ऑफ स्लोप फाइंड करना है। तो हमारे पास ये नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव जब भी आएगा 180 में से माइनस हो जाएगा। अगेन जो इसका थर्ड वाला है वो भी इसी तरह से। आप जो फोर्थ वाला है वो देखें तो आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगेन हमें स्लोप ही फाइंड करनी है, लेकिन अब उन्होंने आपको कंडीशन दी है कि वो पैरेलल टू ए बी है। ठीक है, अब देखें अगर वो पैरेलल टू ए बी है तो जहाँ पे भी हमारे पास स्लोप पैरेलल टू ए बी होती है ना, तो उसको हमने सिंपल ही मतलब जो स्लोप आपके पास सिंपल फार्मूला है ना, हमने वही वाला यूज़ करना है। अगर कहीं पे उन्होंने पैरेलल टू किसी लाइन का बता दिया तो वही सिंपल आपने किया y2 माइनस 1 और y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और यहाँ से हमारे पास स्लोप आ गई। तो फिर आपने सिंपल लिख देना है कि जो लाइन पैरेलल टू स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी है वो -1 है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर की बात आ गई है तो परपेंडिकुलर में हमने क्या करना होता है कि हमेशा जो स्लोप होती है ना वो -1/m कर देते हैं। मतलब कि जो भी स्लोप है ना उसको हमेशा -1 बाय दैट थिंग कर देनी है। ठीक है, -1/m कर देना है उसको जब भी परपेंडिकुलर की बात होगी। अगर पैरेलल है तो वो सिंपल जो स्लोप आई है वही फाइनल आंसर होगा, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए आपने उसको हमेशा -1/m करना है। तो हमारे पास m क्या आया था, -1 और -1, ये फार्मूला वाला माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास 1 आ गया। इट्स मीन के वो वाली लाइन की स्लोप जो परपेंडिकुलर है ए बी से वो 1 है और जो पैरेलल टू ए बी है वो -1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ का फिफ्थ वाला। इसमें उन्होंने हमें बोला है फाइंड x इफ स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज 4। अब देखें तो उन्होंने हमें ये बोला कि ये 2 पॉइंट्स है और उनकी स्लोप उन्होंने बता दी है। तो अब ये देखेंगे आपके पास क्या है, मतलब आपके पास स्लोप भी है और आपके पास 2 पॉइंट्स भी हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा फार्मूला है, मतलब अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ओरिजिनल स्लोप का फार्मूला है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, हम सिंपल वहाँ पे ही इसकी पुटिंग कर लेंगे। स्लोप की जगह पे 4 लगा दें, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 की जगह पे वहाँ से हम उसी से पॉइंट्स लगाएंगे। ये y1 x1 y1 x2 और y2 है, ये हम सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये देखें 2 फ्रैक्शंस इस तरह से बन गई हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 आके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से जब आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x क्या आ गया, 0 आ गया। स्पीड के x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास a पॉइंट में x क्या है, 3 और 0 है। नेक्स्ट फिर ये फोर्थ है, इसमें अब हमें k फाइंड करना है। ठीक है, k फाइंड करना है इफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस आर पैरेलल। अब उन्होंने बोला है कि जो लाइन इन 2 पॉइंट्स है और जो लाइन इन 2
दो पॉइंट से पास कर रही है वो पैरेलल है, हमें के फाइंड करना है। आप देखिए अगेन आपके पास ये 2 पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स की आपने अलग से स्लोप फाइंड करनी है। ये वाले 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों की स्लोप आपने अलग से फाइंड करनी है। अब उन्होंने क्या बोला कि ये आपके पास पैरेलल हैं दोनों, ये वाले और ये वाले दोनों पैरेलल हैं। तो जब भी दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है और दो अलग अलग चीज़ें पैरेलल है एक दूसरे के, तो आपने हमेशा उनकी स्लोप को इक्वल कर देना होता है, ठीक है। जब भी लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से जो भी लाइंस पास कर रही है वो अगर पैरेलल है तो आपने उसकी स्लोप को, दोनों की स्लोप को इक्वल कर लेना, ठीक है। इक्वल कर लिया तो अब आपने m1 की जगह पे m1 लगा दें, m2 की जगह पे m2 लगा दें। अगेन आपने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करें, इन सारों को मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से हमें खाली k की वैल्यू चाहिए, मतलब 8 ये वाला चाहिए ना हमें, तो इसको पहले आप यहाँ से देखते जाएं कि हम इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व किया, अब हमें यहाँ पे सिर्फ ये k वाली वैल्यू फिलहाल चाहिए। तो ये वाला जो 24 है उसको वहाँ ले जाएं, वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ जो एक जगह प्लस है वो दूसरी जगह जाके माइनस हो जाती है। तो ये यहाँ पे आके माइनस हो गया। इनको सॉल्व किया तो अभी भी k के साथ माइनस ए लगा हुआ है, हमें ये वाला खाली k चाहिए। तो ये वाला जो -8 है ये k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब जो चीज़ एक जगह मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये वाला -a वहाँ जाके आपने डिवाइड कर लेना है, माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k हमारे पास आ गया 15/8। फिर जो नेक्स्ट इसका 7 वाला क्वेश्चन है, 7 में अगेन हमें उसी तरह से फाइंड करनी है कि, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि जो लाइन इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में से पास कर रही है वो परपेंडिकुलर है। तो जब भी इन 2 पॉइंट से पैरेलल होगी तो हमने क्या करना है, m1 = m2 करना है। ऊपर वाले में पैरेलल था ना, तो हमने इनको सेम किया था। अब क्या है कि परपेंडिकुलर है, तो जब वो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो तब हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि स्लोप ऑफ m1 × m2 = -1, के दोनों की स्लोप करेंगे मल्टीप्लाई और उसको इक्वल टू आपने -1 करना है। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास पैरेलल है तो उसके लिए क्या होना है, m1 = m2, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 = -1, ये हमने यूज़ करना है। फिर यहाँ से जो हमने m1 इन वाले पॉइंट का फाइंड किया वो यहाँ पे आ जाएगा, m2 जो यहाँ का फाइंड किया वो यहाँ पे आ जाएगा =-1। अगेन देखें तो जब हमने दोनों जगह पे ये पुट किया तो लास्ट में हमारे पास वो आ गया 1 ही थी दूसरी, तो वो इसी तरह से फ्रैक्शन आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है ये 8 वाला। 8 वाले में है यूजिंग स्लोप प्रूफ दैट द पॉइंट x, y एंड z आर कोलिनियर। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये वाले जो 3 पॉइंट्स है ना ये कोलिनियर है। तो जब भी इस तरह से 3 पॉइंट्स आ जाएंगे तो उनको कोलिनियर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, उन तीनों पॉइंट्स का एक दूसरे के साथ स्लोप फाइंड करनी है। मतलब कि आपने x और y को एक पॉइंट लेके उनकी स्लोप फाइंड की, y और z को एक पॉइंट लेके उनकी स्लोप फाइंड की, वही वाला फार्मूला, क्योंकि देखें 2 पॉइंट्स है ना तो पॉइंट वाला फार्मूला लगेगा, y2 - y1 x2 - x1 वाला, ठीक है। तो x और y की आपने स्लोप फाइंड की, y और z की आपने स्लोप फाइंड की, और फिर z और x की आपने स्लोप फाइंड की। तीनों आपने उस तरह से स्लोप फाइंड कर ली। अगर वो तीनों स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा तो इट्स मीन के ये वाले जो 3 पॉइंट्स थे x, y एंड z ये हमारे पास कोलिनियर है, ठीक है। तो मीन्स कि आपने इनकी तीनों की स्लोप फाइंड करनी है। अगर स्लोप इक्वल आ गई है ना तो इट्स मीन कि हमने कह दिया कोलिनियर है। अगर ये स्लोप इक्वल ना आती, ये वाला 3/2 आ जाता, ये वाला 4/2 आ जाता, तो इट्स मीन कि ये इनकी कोलिनियर ना होती। उसके बाद नेक्स्ट है ये 9th वाला। 9th वाले में देखें तो उन्होंने हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ p Q R आर कोलिनियर। अब देखें तो उसमें हमने अभी ऊपर के, अब देखें ये वाले ना हर एक दूसरा रिवर्स होता जा रहा है। जो ऊपर उन्होंने आपको बता दिया था कि ये पॉइंट्स हैं और आपको प्रूफ करना था कि कोलिनियर हैं या नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने आपको बता दिया कि ये कोलिनियर हैं या नहीं, लेकिन आपको यहाँ से इनमें से जो अननोन है यहाँ पे y उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोलिनियर है, हमें पता है ना कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जिनकी स्लोप इक्वल होती है। मतलब अगर आप P से Q की स्लोप फाइंड करें, Q से R की स्लोप फाइंड करें, R से P की स्लोप फाइंड करें, तो ये वाले जो 3 स्लोप आपके पास आएंगी ये तीनों इक्वल है। तो हम इसमें इसी तरह से करेंगे कि ये तीनों स्लोप पहले आप फाइंड कर लें, ठीक है। जहाँ पे y है तो वो आपके पास y ही रहेगा, जैसे ये यहाँ पे, तो ये y ही आपके पास आता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तीनों स्लोप्स फाइंड कर रही हैं। अब हमें पता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर है तो क्या होता है कि तीनों आपके पास इक्वल हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास इस तरह से इक्वल हो गए हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि आप पहले कोई से भी 2 ले लें, ठीक है। m1 = m2, बेशक आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें या बेशक आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, ठीक है। हम इनमें से कोई से भी ले सकते हैं। तो पहले बेशक ये वाले 2 देख लें। यहाँ से जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, y1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको बेशक आप यहाँ से हटा ही दें, यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, 2 - y = 2 2 - y = 1, वो ये है। यहाँ से हमने उसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करनी है। y वालों को एक तरफ कर लें और जो नंबर है उनको एक तरफ कर लें। इनको इनकी जगह चेंज करते हुए इनके प्लस और माइनस का ध्यान लाजमी रखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास क्या आया, -3y = -3, तो y = -3/-3, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, तो y हमारे पास क्या आ गया, y = 1 आ गया, ठीक है।
उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला है प्रूफ बाय यूजिंग स्लोप दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब उन्होंने बोला है कि हमें ये बताएं ए बी और सी जो है ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसी होती है, ऐसी वाली। इट्स मीन कि ये देखें ये वाला जो आपके पास इस तरह से होता है, ये वाला हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि उनके आपके पास आपने परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी स्लोप की, ठीक है। तो पहले उसी तरह से आप इन तीनों पॉइंट्स के स्लोप फाइंड करें, ए से बी, बी से सी और सी से ए वाली। तीनों स्लोप्स आ गई हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमें पता है ना कि ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर हो रहा होता है, तो अगर टू लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी जो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इन दोनों का जो आप प्रोडक्ट है वो आपने इक्वल्स टू -1 कर लेना है। आप देखें तो ये वाला आपके पास प्रूव हो गया कि ये वाला भी -1 ही आया है ना, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आपने लिया तो -1 ही आया है। तो अगर वो -1 ही आया है तो इट्स मीन कि ये वाला जो ए बी और सी है वो आपके पास परपेंडिकुलर है। आप यहाँ पे इनको नाम दे दें, ये वाला ए कर लें, ये वाला बी कर लें, ये वाला सी कर लें, ठीक है। तो इट्स मीन के ये वाले दो आपके पास परपेंडिकुलर आ गए हैं। तो परपेंडिकुलर वो आ गए हैं तो इट्स मीन के ये वाले जो वर्टिसेस बन रहे थे ये आपके पास वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ही हैं। फिर जो नेक्स्ट 11 वाला है, 11 वाले में आपके पास है यूजिंग स्लोप प्रूफ दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ये 3 वर्टिसेस गिवन है ए बी सी एंड डी। अगर आप अपनी आसानी के लिए इस तरह से ग्राफ भी बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। स्केल आपने इस तरह से मतलब एक ही लेना होता है, एक ही ऑर्डर का लेना होता है। बेशक 1 1 का डिफरेंस ले लें या 2 2 का डिफरेंस ले लें। फिर जहाँ पे पॉइंट ए बनेगा, जहाँ पे -2 और 1 आपस में ज्वाइन होंगे तो वो वाला आपके पास एक पॉइंट हो जाएगा। हमेशा पहले x होता है ना और दूसरा y होता है, तो जहाँ पे x -2 और y 1 है वो वाला पॉइंट a हो जाएगा। जहाँ पे 6 और 3 है, मतलब x 3 है और x 6 है और y 3 है, तो वो कहाँ है, ये वाला देखें। इस वाले पॉइंट पे b हो गया, फिर c हो गया और d हो गया। हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई। फिर जो हमें यहाँ पे इसको प्रूव करना होता है वो हम कैसे करते हैं पैरेललोग्राम के लिए, कि ये जो ऑपोजिट साइड होती है ना इनकी, आपने इन ऑपोजिट साइड की स्लोप फाइंड करनी है और वो इक्वल आनी चाहिए। मतलब कि स्लोप ऑफ ऑपोजिट साइड जो है ना, स्लोप ऑफ ऑपोजिट साइड वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए। ये वाली मतलब कि ए डी जो है वो बी सी वाली स्लोप के इक्वल आना चाहिए और ए बी आपके पास सी डी वाली स्लोप के इक्वल आना चाहिए। एक तो आपने ऑपोजिट साइड्स फाइंड करनी है, मतलब ये वाली चारों स्लोप फाइंड करनी है, और फिर आपने इसमें डायगोनल भी देखना है कि ये जो डायगोनल है ना ये अनइक्वल होने चाहिए। मतलब कि ए सी वाला डायगोनल बी डी के डायगोनल का इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब हम ए सी वाला फाइंड करेंगे ना, ए और सी का अगर आप फाइंड करें तो क्या होगा, 5 - 1 10 माइनस इंटू -2, तो वो हो जाएगा 4/10 + 2 12, तो ये हो जाएगा 1/3। और अगर ये वाले दो फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 0 और 6 - 2, तो 0 बाय आपके पास 4, तो ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए आपने क्या प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड इनकी सेम होनी चाहिए, लेकिन जो इनके डायगोनल है वो ऑपोजिट लेकिन जो ये जो डायगोनल है ये इनके इक्वल नहीं आने चाहिए, ठीक है। पहले पीछे मैंने आपको डायगोनल बता दिया कि डायगोनल इक्वल नहीं आए थे, तो अब यहाँ पे देख लेंगे जो तो आपके पास ऑपोजिट साइड है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये हमने तीनों की स्लोप्स फाइंड की हैं, ठीक है। ये वाली ए बी की फाइंड की है, बी सी, सी डी और डी है। तो अब ये देखें ए बी के साथ ऑपोजिट सी डी था ना, तो ये वाली दोनों सेम है और ये वाली दोनों सेम है। तो एज द स्लोप ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड डायगोनल अनइक्वल, तो इसलिए हमने क्या कह देना कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। आपके पास 12th में क्या बोला है कि P, Q, R एंड S आपके पास वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। अब हमें यहाँ से ये बताना है। तो अब ये जब वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, इट्स मीन के जो ऑपोजिट वर्टिसेस होंगे वो आपके पास इक्वल है। तो इट्स मीन के इसको मैंने पूरा डिटेल से नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे पहले पैरेललोग्राम बना लें और उसके देख लें कि ऑपोजिट वर्टिसेस कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑपोजिट वर्टिसेस आए थे वो कौन से थे, P, Q एंड R S आए थे, ठीक है। तो जो मतलब पैरेललोग्राम जो इस तरह से कुछ बनी होगी ना, तो उसमें जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं वो कुछ इस तरह से आए हैं, ठीक है। ऑपोजिट हैं दोनों, तो ये जो दोनों ऑपोजिट वर्टिसेस हैं उनकी मैंने स्लोप फाइंड की है। एक की स्लोप ये आई और दूसरी की स्लोप ये आई। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था कि जो ऑपोजिट स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं ना, इक्वल्स टू m2। यहाँ पे दोनों की वैल्यू को लगा के आपने सॉल्व कर लेना है। 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें, -1 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें। माइनस के साइन की वजह से इनके साइन भी लास्ट में चेंज करने हैं, दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ से इस तरह से एक इक्वेशन आ गई है इन दो ऑपोजिट पॉइंट से। तो अब ये एक तरह वाले होंगे ना ऑपोजिट पॉइंट, अब ये दूसरे वाले भी ऑपोजिट पॉइंट होंगे। फिर आपने ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं ऑपोजिट, इनमें से स्लोप लेनी है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, क्यू आर और एस पी। तो अगेन आपने फिर ये वाले जो दो स्लोप्स आई हैं इनको भी आपने उसी तरह से इक्वल कंसीडर करना है। तो जब इनको यहाँ पे भी इन दोनों को इक्वल किया तो ये आया, जहाँ पे फिर अगेन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा और यहाँ पे फिर एक और दूसरी इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन हमारे पास आ गई है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो मैंने यहाँ पे
एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि दोनों आपके पास सेम होने चाहिए और साइन ऑपोजिट होने चाहिए। तो ये मेरे पास ऑलरेडी ही ऐसा था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं बनी कि हमें उसको सेम करना पड़े। ये दोनों थे ही सेम, साइन भी ऑपोजिट थे, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लें। 2x + x 3x, 17 + 4 21, x हमारे पास आ गया 7। तो अब ये वाला x 7 किसी भी एक में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा y, से आ गया y, तो y हमारे पास क्या है -1। तो जो पॉइंट हमें फाइंड करना था वो क्या हो गया, x वाला पहले आएगा और y वाला बाद में आएगा। ये लाजमी ध्यान रखना है इनकी अरेंजमेंट के वक्त। फिर अभी जो हमने 2 क्वेश्चंस किए वो पैरेललोग्राम वाले थे। अब ये वाला जो आ गया, ये वाला आ गया आपके पास रोम्बस वाला, कि रोम्बस का जो 4th वर्टेक्स है हमें वो बताना है। उन्होंने रोम्बस के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, A B C, और उन्होंने बोला कि जो 4th वर्टिसेस है मतलब कि जो D है हमें वो बताना है। तो जो D वर्टिसेस है पहले आप उसको D वर्टिक्स है, आप पहले उसको लेट कर लें कि D आपके पास x एंड y है, मतलब हमें नहीं पता ना, तो आपने यहाँ पे क्या लगाना है, एज द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स के जो डायगोनल है ना रोम्बस के, मतलब अब D हमें नहीं पता ना, लेकिन वो यहाँ की सपोज कर लें अगर है, तो इसके ये वाले जो डायगोनल है ना ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाले डायगोनल जहाँ पे भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो वो वाला इनका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जो हमने अब करना है ना प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो हमने मिड पॉइंट वाली यूज़ करनी है, क्योंकि ये वाले जो डायगोनल होते हैं ये यहाँ पे जहाँ पे भी कट करेंगे ना वो उन लाइंस का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट यहाँ पे अगर A और C वाला मिड पॉइंट इक्वल होगा B और D वाले मिड पॉइंट के, ठीक है, ये वाला मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो गए हैं तो अपने दोनों तरफ मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देना है। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये वाला आपके पास x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आप यहाँ पे लगाते जाएँ और फिर देखेंगे हमारे पास की क्या सूरत हाल बनती है। यहाँ वाला पूरा सॉल्व हो गया, 0/2 0, 1/1 2/2 1, और ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो पहला है वो इसके पहले के इक्वल कर लें, जो ये है उसको इसके कर लें। ठीक है, तो अब देखें जब हमने पहले 0 वाले को x वाले के साथ इक्वल किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, 2 को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वाला हमारे पास हो गया 0 = 3 + x। हमें सिर्फ x चाहिए तो 3 को वहाँ ले जाएँ तो वो हो जाएगा -3। उसी तरह से जब ये वाला हमने इक्वल किया तो इसमें जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 × 1 = 2 और 4 + 5, अब हमें यहाँ से सिर्फ y चाहिए तो 4 को वहाँ ले जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव मीन्स के माइनस कर लें, तो y क्या आ गया -2, तो इट्स मीन के x हमारे पास आ गया -3 और y हमारे पास आ गया -2। से ये 14 वाला, 14 में आपको उन्होंने क्या बोला है, 5 0 0 5 8 8 अदर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, हमें फाइंड करनी है स्लोप ऑफ साइड। अब आपके पास ये ट्रायंगल है, इसको जब मैंने यहाँ पे प्लॉट किया तो ये हमारे पास ऐसी ट्रायंगल बनी। अब हमें क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ साइड, मीन्स कि ये वाले जो सारी साइड है ना हमें इनकी स्लोप फाइंड करनी है। इनको पहले कोई भी नाम दे दें, ठीक है, A B और C कर लें। तो स्लोप ऑफ पहले हमने ये वाली A मैंने ली है तो A और B की पहले हमने ये वाली स्लोप फाइंड कर लिया। ठीक है, A और B की स्लोप उसी तरह से y2 - y1 x2 - x1, तो हमारे पास ये स्लोप आ गई। फिर हमने B और C वाली स्लोप फाइंड कर ली, वो भी y2 - y1 x2 - x1, और B और C के लिए ये वाले पॉइंट्स हमने यूज़ कर लिए। ठीक है, उसके बाद फिर C और A वाली स्लोप फाइंड कर ली, जो यहाँ से एक साइड बच गई थी उसकी भी स्लोप फाइंड कर ली, तो ये हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ साइड्स। स्लोप्स के लिए हमने सिंपल वही फार्मूला लगाया, y2 - y1 x2 - x1। फिर नेक्स्ट है स्लोप ऑफ मीडियन। मीडियन हमारे पास क्या होता है, मीडियन हमारे पास स्लोप ऑफ मीडियन DC मैंने यहाँ पे लिया है कि जो एक लाइन से जो बिल्कुल मिड से ऊपर के दूसरे कॉर्नर तक जा रहा होगा ना वो मीडियन। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारे पास C है, ठीक है, तो यहाँ इस वाली साइड से C जो ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल उसमें पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना वो वाला आपके पास मीडियन होता है। जैसे यहाँ से ये वाला मीडियन गया है, यहाँ से ये वाला मीडियन गया है और फिर इसके मिड से बिल्कुल यहाँ पे मीडियन आया। ठीक है, हमें ये वाली लाइन्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने कौन सी फाइंड की, ये DC वाली फाइंड की। अब अगर आप और से देखें तो ये हमारे पास मिड पॉइंट में आ रहा है ना, मतलब ये A और B के बिल्कुल मिड में आ रही है ये वाली लाइन। तो हमने क्या फाइंड करना है कि D जो है वो आपके पास A और B का मिड पॉइंट है। तो पहले हम यहाँ से मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, हम D और C की स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो अब आपके पास क्या है कि जो स्लोप ऑफ मीडियन DC हमें फाइंड करना है। D यहाँ पे मिड पॉइंट है A और B का, A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है। मिड पॉइंट का फार्मूला अगेन लगाएं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ से आप x1 + x2/2 y1 + y2/2 वो वाली हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लिया। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास D क्या आ गया, 5 2 5 2। D अब
के पास आ गया है 5 2 5 2 और सी हमारे पास यहाँ पे है 8 एंड 8। तो अब हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो सिंपल अगेन वही फार्मूला लगा दें, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और यहाँ पे ये है y2 y1 x2 x1। अगेन आपने इनको सॉल्व किया है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए डिनोमिनेटर लाजमी सेम करने, ठीक है। इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई 2 करें, इसको भी मल्टीप्लाई 2 करें, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब आप ऊपर वालों को सॉल्व कर लें तो ये वाले आपके पास दोनों सेम ही आ जाएंगे। 16 माइनस 5 11, 16 माइनस 5 11/2 11/2। अगेन आपके पास ये 1 आ गया, एक स्लोप हो गया, एक मीडियन हो गया। अब हमने दूसरा यहाँ से फाइंड कर लिया ई वाला। अब ई वाला देखें किसका मिड पॉइंट है, ए एंड सी का, तो हम ए एंड सी का मिड पॉइंट लेके वहाँ से ई को फाइंड करेंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ से हमने डी को फाइंड किया है। उसके बाद ई और बी पे हम फार्मूला लगा देंगे। तो जब ई वाले मिड पॉइंट फाइंड किए तो वो उसी तरह से फार्मूला हमने लगाया किस किस पे, ई वाला किस में था, ए और सी में था। तो ए और सी वाला यूज़ करके हमने ये मिड पॉइंट फाइंड किया, तो ये आ गया। ई का हमने बी के साथ लगाया स्लोप, तो हमारे पास ये वाला आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ई एफ। एफ देखें तो किसके दरमियान में है, सी एंड बी के दरमियान में है। तो इट्स मीन कि अब हमने सी एंड बी पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के वहाँ से एफ फाइंड करना है और एफ को आगे हमने ए के साथ स्लोप फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे देखें जब मैंने एफ फाइंड किया तो एफ यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 4 एंड 13/2। ये आ गया एफ। एफ का किसके साथ फाइंड करना है, ए के साथ। एफ और ए को अब हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे अगेन स्लोप का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई, यहाँ वाली स्लोप ऑफ मीडियन क्या आ गया, -13/2। और उसके बाद जो थर्ड है वो है स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ साइड। मीन्स के जो स्लोप ऑफ साइड आई थी ना उसका हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेना, मतलब -1 कर लेना। अब वाली है आपके पास -1 3/8 8/3, ठीक है। तो अब हमने इन सब के नेगेटिव रेसिप्रोकल करने हैं। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है मीन्स के -1 ये वाली चीज़ कर लेनी है, तो ये क्या हो जाएगा 1। अगेन फिर आपके पास ये है, इसको भी हमने -1 ये वाली चीज़ कर लेनी है, तो वो आपके पास क्या होगा, मतलब ये ऑपोजिट हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा साथ नेगेटिव साइन। उसी तरह से इसको आपने रेसिप्रोकल कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा 3/8 साथ नेगेटिव साइन, तो ये हमारे पास नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गए हैं। उसके बाद आपके पास 8.2 है। 8.2 में हमारे पास उसी तरह से हमें अब इक्वेशन फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन की पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब ये देखें आपके पास यहाँ पे ये सिर्फ एक पॉइंट ही हमें गिवन है और हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो एक ही पॉइंट गिवन है, लेकिन इतना पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसी वाली लाइन है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी स्लोप हमेशा हमारे पास 0 होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है, तो हमने यहाँ पे अब वो फार्मूला लगाना है जो आपके पास पॉइंट स्लोप वाला होता है। यहाँ पे अब y2 ये वाला आपके पास x1 है, ये वाला आपके पास y1 है, तो आपने x1 की जगह पे x1 की वैल्यू लगानी है, y1 की जगह पे y1 की वैल्यू, m की जगह पे 0 लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पूरा 0 हो गया, तो y = 3 आ गया। अगेन हमने इन पॉइंट पे लगाना है, तो x1 y1 इनको पुट करेंगे, यहाँ पे भी x1 y1 आपने ये वाले पुट किए, लास्ट इक्वेशन आ गई y = -9। और इसी तरह से फिर लास्ट वाले में भी हमने उसी तरह से वही सब पुट किए, तो y हमारे पास आ गया -5/2। बाद है फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू। अब ये वर्टिकल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो ऐसी होती है, उसकी स्लोप हमेशा 0 होती है। ये वर्टिकल लाइन ऐसी होती है, उसकी स्लोप हमेशा अनडिफाइंड होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसकी स्लोप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो अनडिफाइंड है और अनडिफाइंड को हम हमेशा इस सिंबल से यूज़ करेंगे या 1/0 लगाते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से ये वाला आपने पॉइंट यूज़ करना है, लेकिन अब आपने m की जगह पे 1/0 पुट करना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले स्टेप में, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x - 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, y - 5 = x - 1/0। यहाँ पे उस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वाली साइड पूरी 0 हो जाएगी और x - 1 यहाँ से x आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये वाले सारे पॉइंट्स भी हम बारी बारी पुट करते गए हैं। m की जगह पे 1/0 ही रखना है और x1 y1 आपने उन पॉइंट से चेंज करते जाना है जो पॉइंट्स आपको गिवन है। तो हमारे पास इस तरह से x - 4 आ गया और नीचे x 1/4 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है ये फोर्थ वाला, इसमें देखें तो अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, एक पॉइंट ये है ना और एक पॉइंट ये है। तो फिर अब आपको गौर करना है कि अब हम इन पॉइंट से स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। ये सब फॉर्म आपको आनी चाहिए। वो क्या होती है, y - y1 x - x1 = y2 - y1 x2 - x1। पहले आप यहाँ पे सारा लिख लें कि x1 कौन सा है, y1 x2 और y2, फिर उनकी वैल्यूज़ आपने सिंपल यहाँ पे पुट कर लेनी है। और ये वाली जो खाली x और y होते हैं ना, ये आपके पास इसी तरह से ही रहते हैं। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ लगा के इनको सॉल्व किया। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को इस पूरे के साथ और 5 को इस पूरे के साथ, इस तरह से लिखा गया। अब आपने अंदर इनको मल्टीप्लाई करते जाना है, इस माइनस की वजह से ये वाला साइन लाजमी चेंज हो जाएगा। अब आप इन सब को एक ही तरफ कर लें और = 0 कर लें, मतलब ये वाला जो है इसको भी उस तरफ ले जाएं और 30 को भी उस तरफ ले जाएं। दोनों के साइन चेंज होकर प्लस हो जाएंगे और ये वाले जो फाइनल हमारे पास है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद जो 6 है उसमें भी आपके पास 2 पॉइंट्स फॉर्म ही है ना, मतलब 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट फॉर्म ही लगेगी।
फिर जो नेक्स्ट है वो है एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू दिस एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू दिस। तो इसमें आप देखें आपके पास ये दोनों इंटरसेप्ट ही है, तो ऐसा हमने एक फॉर्म की थी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये दो इंटरसेप्ट है ना, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमने क्या लगाना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म लगाना है। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। जो एक्स वाला इंटरसेप्ट होता है ये हम ए की जगह पे पुट करते हैं, जो वाई वाला इंटरसेप्ट होता है वो हम बी की जगह पे पुट करते हैं। तो आपने x और y को पहले उसी तरह से ही रहने देना है और नीचे a और b की वैल्यूज़ लगा देनी है। अब देखें तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ सकता है, या 6 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे 5 भी नहीं आ सकता। तो हमने क्या किया, 5 को ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 को ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब सेम हो जाते हैं तो हम एक लाइन लगा के डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिखते हैं और ऊपर वाले नंबर साथ में उसी तरह से आ जाएंगे। ये वाला जो नेगेटिव साइन है ना, ये मतलब इस पूरी टर्म के साथ यहाँ पे लगा लें, तो यहाँ पे है। फिर आपने यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ से फिर अब आपने जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ना, उसमें एक्स वाला पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब ये नेगेटिव आ गया, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आपने पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकालना है। सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि हम इस माइनस को ख़त्म कर लें, बल्कि आपने इस पूरी इक्वेशन में से माइनस को कॉमन निकालना है। पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकलेगा तो सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास 3 वाला, इसमें भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ही लिखनी है। अब आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अब आप यहाँ से देखें, स्लोप है आपके पास और इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मतलब कि आपके पास ये वाई इंटरसेप्ट है ना, तो मीन्स के आपके पास ये वाई की वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट बनाना चाहें तो वो क्या हो सकता है, एक्स कुछ भी नहीं है, इट्स मीन कि एक्स 0 और वाई -3 और स्लोप ये। तो हम यहाँ से ये वाली फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस टू एम एक्स प्लस सी वाली, ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें इंटरसेप्ट की जगह पे आपने सी की जगह पे आपने इंटरसेप्ट की वैल्यू लगा देनी होगी, स्लोप की जगह पे स्लोप लगाएं और एक्स वाई एज इट इज़ रखेंगे और अगेन आपने इसमें पुट कर लेनी है। अगली वाली देखें तो अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगेगा, क्योंकि पॉइंट है हमारे पास और हमारे पास स्लोप है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दें, वाई इसको सिंप्लीफाई करें। अब बाद में आपने सब कुछ एक तरफ सब कुछ ले जाना इक्वल टू 0 करने के लिए, वो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, उसमें भी देखें पॉइंट है और स्लोप है, तो कौन सा होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज़ होगी। और फिर जो इसका फोर्थ वाला है, हमारे पास पॉइंट है और स्लोप है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड स्लोप क्या होती है, 1/0, ठीक है। तो अनडिफाइंड स्लोप में आपने 1/0 लगाना है। अगेन हम यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है कि x + 2 = 0। फिर नेक्स्ट है आपके पास अगेन इसमें स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है। तो अगेन आप ये स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है ना, तो इंटरसेप्ट क्या है, x है। इट्स मीन कि x आपके पास 11 है और y नहीं है, तो y की जगह आप 0 बना के पॉइंट बना सकते हैं और फिर हम ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ये वाली फॉर्म लगा सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें स्लोप ये है और पॉइंट ये। और या आप इसको y = mx + c से भी कर सकते हैं। y एज इट इज़ रह जाएगा, m की जगह पे m की वैल्यू लगाएं और c की जगह पे हमने क्या लगाना होता है, जो भी इंटरसेप्ट गिवन हो। उसके बाद अब ये देखिए ये नेगेटिव में आ गए, तो इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा y + x -11 = 0। तो देखेंगे अगेन सेम ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमने अब इनको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म। जब आपके पास ये वाला पॉइंट गिवन है और आपके पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है, एंगल गिवन है, तो सिमेट्रिक फॉर्म हमारे पास होती है x - x1/cos θ = y - y1/sin θ। अब देखें तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, x1 तो हमारे पास है ना, ये वाला x1 है और ये वाला y1 है। x1 भी है, y1 भी है, लेकिन साइन और कॉस हमारे पास नहीं है। तो हमने यहाँ से साइन भी फाइंड करना है और कॉस भी फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास tan होता है ना, tan वाला जो आपके पास ये दो वैल्यूज़ गिवन है, इसमें ऊपर वाली वैल्यू आपके पास a है, नीचे वाली वैल्यू आपके पास b है, ठीक है। ऊपर वाली a और नीचे वाली b। अब जो कॉस का फार्मूला होता है ये आपको याद करना है, cos θ = b/√a² + b²। तो जहाँ जहाँ पे b है वहाँ वहाँ पे आपने b की वैल्यू लगानी है, जहाँ जहाँ पे a है वहाँ वहाँ पे a की वैल्यू लगा के इनको सिंप्लीफाई करें। 3 × 3 9, 4 × 4 16, ऐड किया तो 25, √25 आ गया 5। साइन का जो है उसमें ऊपर a आता है, कॉस के ऊपर b आता है। अगेन इसको भी हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। अब देखें तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आप यहाँ पे सिंपल पुट कर लें, x - x1 क्या है -4 और नीचे आपके पास आ जाएगा cos θ = y - y1, y1 है 2, तो वो आ गया, नीचे आ गया sin θ। तो ये हमारे पास इसकी जो सिमेट्रिक फॉर्म है वो आ गई। यहाँ पे आपने इसको सिंपल सॉल्व कर लिया। अगेन हमारे पास जो दूसरा वाला है उसमें भी हमने इसको सिमेट्रिक फॉर्म में ही बनाना है। इसमें भी हमारे पास पॉइंट गिवन है, लेकिन अब आपके पास जो थीटा है वो पहले हमारे पास tan θ के फॉर्म में था, तो वहाँ से हमने a/b करके कॉस की वैल्यू अलग और साइन की अलग से फाइंड की थी। लेकिन इसमें हमारे पास थीटा डायरेक्ट 30 डिग्री गिवन है, तो वो हम एज इट इज़ यहाँ पे दोनों जगह पे पुट कर लेंगे। x1 y1 की वैल्यू लगाएं और यहाँ पे सिंपल आपने थीटा को पुट कर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा x - 6/,
cos 30 इक्वल्स टू y प्लस 6 बाई साइन 30। फिफ्थ वाला है, इसमें हमने इनको लिखना है नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। अब आपके पास देखें, एक इन्होंने आपको p दिया है, पॉइंट p इक्वल्स टू 5 और थीटा 120 डिग्री है। सबसे पहले देखें कि नॉर्मल फॉर्म क्या है, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू p। अब देखें तो अगेन हमारे पास cos थीटा नहीं है, साइन थीटा नहीं है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, cos की जगह पे cos के साथ 120 थीटा प्लस साइन के साथ भी 120 थीटा इक्वल्स टू 5, क्योंकि p 5 है ना, तो यहाँ पे आपने सिंपल इन दोनों की वैल्यूज़ को लिखा और इनकी आपने सिंप्लीफिकेशन करके इस तरह से बन गया। अब देखें तो ये फ्रैक्शन था ना, तो फ्रैक्शन को हमने सिंपल ये वाला 2 और 2 आपने क्या किया, ये नीचे 2 आ गया और माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 5 आ गया। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर उसी तरह से आ गया, 5 2 के साथ 10 आ गया। फिर अगेन हमारे पास जो x होता है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, हमने उसको फिर माइनस पूरी इक्वेशन में से कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास ये इस तरह से बन गया। अगेन ये वाला था जो इसका b पार्ट है, उसमें भी आपके पास p तो गिवन है, लेकिन अब आपके पास जो tan है वो tan थीटा जो है वो 1 है। अगेन हम यहाँ से पहले आप थीटा फाइंड कर लेंगे, वो वाला थीटा फिर हम यहाँ पे जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म है यहाँ पे हमने वो पुट करना है। तो पहले अब आप यहाँ से थीटा फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करते हैं, थीटा यहाँ पे है ना, तो tan को वहाँ ले जाए, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 45 होता है, तो इट्स मीन के थीटा 45 आ गया। अब यहाँ से अगेन आपने यहाँ पे इसकी पुटिंग स्टार्ट कर लेनी है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 220 बाई अंडर रूट 2, हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो ऊपर आ गया 400, नीचे आ गया 20, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। 100 को ब्रेक कर लें, तो 200 को जब हमने यहाँ पे ब्रेक किया तो हमारे पास आया 10 अंडर रूट 2, तो ये आप वहाँ पे ले जाएं तो आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 10 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास 6 वाला, इसमें हमने लिखना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस स्लोप। पॉइंट ये है आपके पास और स्लोप इसके पैरेलल, स्लोप ये है आपके पास, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अगेन यूज़ हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। पॉइंट की जगह पे पॉइंट वाली वैल्यूज़ लगाएं, स्लोप की जगह स्लोप लगाएं। अब ये पैरेलल है, तो पैरेलल में आपके पास सिंपल स्लोप जो है ना वो हम सिंपल यूज़ करते हैं, लेकिन अब आपके पास जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले में ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है स्लोप, तो स्लोप को आपने -1/m लाजमी करना है, ठीक है। ये स्लोप परपेंडिकुलर है तो आपने उसको -1/m कर लेना है, इसके -4 हो जाएगी स्लोप। तो फिर आप ये वाली स्लोप हमने पुट करनी है और पॉइंट आपने यही वाली वैल्यू उसको पुट करना है, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट जो थर्ड वाला है उसमें आपके पास y इंटरसेप्ट ये है, पैरेलल टू द स्लोप ये है। अगेन देखें तो आप इसमें आपने अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है, जैसे हमने पीछे बनाई थी कि y इंटरसेप्ट से आप पॉइंट बना लें 0 और 4 का, क्योंकि x नहीं है तो x 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये आप यहाँ पे सिंपल अगेन m इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला भी यूज़ कर सकते हैं, तो c की जगह पे आप इंटरसेप्ट की वैल्यू लगा दें, m की जगह पे स्लोप की वैल्यू लगा दें, x और y एज इट इज़ रखें, तो भी आपके पास ये वाला सॉल्व हो जाएगा। तो फिर जो इसका फोर्थ है उसमें आपके पास अगेन x इंटरसेप्ट है, लेकिन अगेन ये परपेंडिकुलर विद स्लोप है, तो अपने स्लोप को -1/m कर लेना है। अगेन अब अगर आप इसको इसी तरह से पॉइंट बना के करना चाहें या y इक्वल्स टू mx प्लस c करके करना चाहें, दोनों तरह से आपके पास आपका आंसर सेम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फिफ्थ में आपके पास अगेन देखें तो थ्रू दिस परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, अब मतलब कि आपके पास पॉइंट तो ये है ना, इस पॉइंट से वो पास हो रही है और परपेंडिकुलर किन पॉइंट के है, इन दो पॉइंट से परपेंडिकुलर है। तो पहले इन दो पॉइंट से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखें आपके पास स्लोप नहीं है, लेकिन पॉइंट्स की वजह कि वो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो इन दो पॉइंट्स की हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। पॉइंट से स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये है x1 y1 और ये वाला है आपके पास x2 y2। तो सिंपल हमने फार्मूला लगा के यहाँ से स्लोप फाइंड की। अब हमारे पास स्लोप आ गई है 1 और आपके पास पॉइंट ये है, लेकिन परपेंडिकुलर का ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर है तो आपने उसको -1/m कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा -1/1, तो इट्स मीन के -1 ही हो जाएगा। तो स्लोप की जगह पे -1 को पुट करें, x1 और y1 की जगह पे यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी उनको पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगेन यही वाला है, इसमें आपके पास पॉइंट ये है और पैरेलल टू दीज 2 पॉइंट्स है, तो अगेन आपने इन दो पॉइंट्स की स्लोप निकालनी है। अब ये पैरेलल है तो स्लोप सेम ही आता है, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर होता तो आप -1/m करते। ये स्लोप आ गई है, ये वाला पॉइंट है, तो आपने सिंपल अगेन इसमें सब कुछ पुट करके उसको सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट 7th वाला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस। अब आपके पास ये वाला तो पॉइंट आ गया ना, लेकिन अब आपके पास स्लोप नहीं है, अब आपके पास ये लाइन है, तो अब हमने देखना है कि लाइन से हम स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लगा सकते हैं ना, तो हमें यहाँ पे अब इस लाइन से स्लोप फाइंड करनी है। तो अगर लाइन है तो लाइन से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए होता है -a/b। जो x के साथ होता है वो a होता है, जो y के साथ होता है वो b होता है, तो -a/b हमने करना है। -a/b करेंगे तो माइनस इंटू -4/3, और ये वाला देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ना, अगर इसके साथ नेगेटिव साइन है तो वो फिर नेगेटिव साइन साथ में आता है, तो नेगेटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव
पॉजिटिव ये वाला और नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव 4/3 हो जाएंगे। तब आपके पास स्लोप ये आ गई है, पॉइंट ये आ गया है। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म करके इसमें सिंपल पुट करके सॉल्व करें तो जब लाइन आ जाएगी तो आपने इसको इस फार्मूला से -a/b से स्लोप फाइंड करनी है। फिर अब आपके पास अगेन हमारे पास पॉइंट ये है, लाइन ये है, लेकिन अब ये परपेंडिकुलर है तो हमने इस वाली लाइन से स्लोप फाइंड की। -a/b परपेंडिकुलर था तो -1/m कर दिया स्लोप को, तो -2 आ गया। अगेन अब आपके पास स्लोप भी आ गई है, अब आपके पास पॉइंट भी है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म करके आप यहाँ पे सिंपल इसमें सब कुछ पुट करें वैल्यूज़ तो हमारे पास आज लास्ट में आ जाएगा 2x + y + 5। फिर नाइन्थ है, नाइन्थ में आपके पास हमें परपेंडिकुलर फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये बात उन्होंने क्या बोला है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा। अगर एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है, बाइसेक्टर है ना, ये आपके पास इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले में आपने क्या फाइंड करना है, इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, x1 + x2 और y1 + y2 और दोनों को डिवाइडेड बाय 2 करके हमारे पास m आ गया। अब ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, ये वाला आपके पास पॉइंट आ गया है। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो अगेन आपने इन दोनों में से स्लोप फाइंड करनी है, y2 - y1 x2 - x1। तो स्लोप हमारे पास आ जाएगी -4, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, तो इनकी की जो स्लोप आई है आपके पास ये आपने उसको -1/m भी कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो अब आपने सिंपल पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म करके उसमें इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। फिर अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस A, B एंड C। अब हमने मीडियन भी फाइंड करने हैं और एल्टीट्यूड भी फाइंड करने हैं, ठीक है। मीडियन और एल्टीट्यूड में आपने एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है। मीडियन के लिए देखें, मीडियन क्या है, मतलब आपके पास ये क्या आ रहा है, जैसे मीन होता है या किसी भी चीज़ का, ठीक है, मिड पॉइंट वो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, अब आपने अगर ए से मीडियन फाइंड करना है तो ए से हम इसकी ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये वाला जो पॉइंट आया ये इन दोनों का मीडियन है ना, बी और सी के बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो हमने ये वाला पॉइंट फाइंड करना होता है। बी और सी में से मतलब इन दोनों पे आपने मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के ये मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो ये आपके पास ये डी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों पॉइंट के साथ सब काम करने हैं, ठीक है। इन ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स में से ही आपने फिर फाइंड करनी है स्लोप। आपके पास यहाँ पे डी है, वो हमने मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी कर लिया था, जो आपके पास इस तरह से आया था ना, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, हमने मिड पॉइंट यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो डी हमारे पास क्या आ गया 1 और 2। तो डी हमारे पास 1 और 2 आ गया, और जो ए है वो हमारे पास 0 और 4 है। तो अगेन हमने यहाँ से 2 पॉइंट ये 2 पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट से हमने स्लोप फाइंड की, तो वो -2 आ गई। अब आपके पास ये आ गई है स्लोप और ये वाला आ गया है पॉइंट, तो अब हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ की, अगेन आपने सिंपल उसी तरह से पुट कर लिया। अब हमने अगला मीडियन फाइंड, अभी हमने ए से यहाँ पे लेके गए थे ना, अब आप यहाँ बी से ले जाए, बी से लेके जाएंगे तो ये ए और सी के मिड पॉइंट में आ जाएगा। ए और सी का मिड पॉइंट हमने जब फाइंड किया तो उसको आपने ई का नाम दे दिया, वो आपके पास क्या हो गया -1 और 1, तो वो वाला आपके पास हो गया -1 और 1, ये वाला ई और अब ये वाला बी, इनके साथ हमने इन दोनों में से स्लोप फाइंड करनी है, जो स्लोप आएगी और फिर ये वाला आपके पास पॉइंट हो जाएगा। तो अगेन आपने उसी तरह से इन दो की स्लोप फाइंड की, तो हमारे पास 1 आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाई, तो हमारे पास उसकी जो पूरी इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से हमने थर्ड वाला भी फाइंड किया जो कि सी से गया है, और वो फिर सी और एफ आपके पास हो गया, वो फिर अगेन आपके पास एफ मिड पॉइंट ऑफ ए भी था, वहाँ से पॉइंट आ गया, उसका आपने सी के साथ यूज़ करते हुए स्लोप फाइंड की। ये स्लोप और जो नया आता है ना मिड पॉइंट, हमने हमेशा पॉइंट वो यूज़ करना होता है फार्मूला में, तो अगेन आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर ली। और एल्टीट्यूड के लिए आपने क्या करना है, अब जैसे आपके पास सपोज करें वो ऐसा था ना, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ से सी था। अब आपने अगर ए से लेके जाना है बी सी पे, तो ये ना बिल्कुल इस पे मिड में आता है, और यहाँ पे हम फिर परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ए से वो बी सी पे आया है, तब हमने ये बी सी की स्लोप फाइंड करनी है, और ये वाला परपेंडिकुलर है तो इसलिए उसकी स्लोप ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। जब स्लोप ऑपोजिट हो गई है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके उस पर पुट कर लेते हैं। तो जब हमने बी सी की स्लोप फाइंड की तो वो ये आ कि उसको -1/m किया, पॉइंट हमारे पास 0 और 4 है, उसको हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास आ गई इक्वेशन। पॉइंट्स यूज़ करते हैं ना, मतलब स्लोप तो हमने इन दोनों में से स्लोप करके उसका ऑपोजिट, उसका परपेंडिकुलर कर लिया ना, -1/m करके, लेकिन जो पॉइंट है ना वो हमने ए से लेना, क्योंकि देखिए ए से बी थी सी की तरफ गया है ना, तो ए आपके पास पॉइंट हो जाएगा और बी सी वाली स्लोप आ जाएगी, तो हमने वो फाइंड कर ली। अगेन अब अगर आप यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी और यहाँ से सी, अगर आप बी से यहाँ पे
डायरेक्ट लेके जाते हैं तो अब आपने क्या करना है, सी और ए पे आपने स्लोप फाइंड की है, उसका -1/m कर लेना है। उसके बाद अब ये आपके पास कहाँ से गया था, बी से गया था, तो जो आपके पास पॉइंट बी है वो अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, बी से गया था। अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो लास्ट वाला है वो है हमारे पास तीसरा, उसमें भी आपके पास अब कौन सा बच्चा है, सी से उस साइड जाने वाला। तो यहाँ पे आपके पास ए और बी है, ए और बी पे आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म ए और बी का आपने स्लोप फाइंड की, तो अब वो हमारे पास आ गई 1/2, इसका -1/m किया तो -2 आ गया। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये वाला हमारे पास स्लोप आ गई। जो पॉइंट हमारे पास सी का है वो क्या है, -2 और 2। अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो इसमें आपने डिफरेंस इनका याद रखना है लाजमी दोनों का। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें 2 पार्ट है, तो मैं सिर्फ ये पहला ए वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। आपके पास इक्वेशन है, हमने उसको पहले क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। सबसे पहले तो आपने लिखना है कि आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, वो क्या है, y = mx + c। इट्स मीन के हमें यहाँ पे इस वाली को इस तरह से बनाना है, ठीक है। इट्स मीन के आपके पास एक तरफ खाली y होना चाहिए, तो आप इसको इस तरह से अरेंज करें कि y वाले को इस तरफ रहने दें और जो नंबर्स हैं उनको आप दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज हो गया। फिर हमें क्या चाहिए कि ये वाला y हमें अकेला ही चाहिए, मतलब इसके साथ 8 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको ख़त्म करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने 8 के साथ डिवाइड करना है, लेकिन अगर आपने 8 के साथ डिवाइड किया तो वो फिर आपने दोनों तरफ ही डिवाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पे आपके पास ये इस तरह से बन गया। अब हमने क्या करना है कि ये आपके पास क्या होता है, y = mx + c। इट्स मीन के जो x वाला होता है वो पहले होना चाहिए, c वाला बाद में होना चाहिए, तो आपने इस तरह से बता दिया। और यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि स्लोप आपके पास -3/4 है और c जो आपके पास इंटरसेप्ट है वो क्या है, 11/8 है। अब हम अगेन ये वाली जो वैल्यूज़ है इनको आगे यूज़ भी कर सकते हैं। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b। तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा कि x को हमने अकेला करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब x और y आपके पास ऐसे अकेले अकेले होने चाहिए, तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो जो c वाला है इसके साथ ये 11 है उसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया। अब हमने यहाँ से क्या करना है कि इस तरफ आपके पास 1 होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे 11 है ना, इसको हमने 1 करना है, तो इसलिए आपने /11 किया है। अगर /11 यहाँ पे किया तो दोनों तरफ 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 11, यहाँ पे भी 11। अब ये जो फॉर्म थी यहाँ पे ऊपर सिर्फ x होना चाहिए, तो ये वाला जो 6 है ना इसको हमने यहाँ पे 11 के नीचे भेज दिया। ये वाला जो 8 है ये भी 11 के नीचे चला गया, तो 11/8 हो गया। अब यहाँ से हमें मजीद कुछ और वैल्यूज़ पता चल गई हैं कि ये जो नीचे वाला a होता है ना और ये वाला b होता है, तो x इंटरसेप्ट 11/6 हम यूज़ कर सकते हैं और y इंटरसेप्ट आपके पास 11/8 हो जाएगा। फिर हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y - y1 = m × x - x1। तो अब देखें, अब हमारे पास अभी पॉइंट भी नहीं है और ना कोई स्लोप है, तो पहले हमें यहाँ से पॉइंट को खुद निकालना होगा। पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे कि अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास ये ओरिजिनल था ना 6x + 8y - 11, यहाँ से हमें पॉइंट चाहिए, तो आप x को खुद से 0 पुट करें। x को खुद से 0 पुट कर लिया तो पूरी इक्वेशन y में हो गई, यहाँ से y आ गया, तो इट्स मीन के x 0 और y 11/8 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब हमें स्लोप फाइंड करनी है, तो वही देखें यहाँ पे हमारे पास ऊपर स्लोप हमें पता चल गया था -3/4 है, तो हमने सिंपल स्लोप की जगह पे वो यूज़ कर लेना है, पॉइंट की जगह पे हमने 0 और 11/8 को पुट करके सॉल्व कर। नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास क्या है, y - y1 = y2 - y1 और फिर यहाँ पे आपके पास ये है। अब देखें तो एक पॉइंट इसमें ना हमारे पास 2 पॉइंट आने चाहिए, ये देखें y1 और x1, फिर y2 और x2 भी हैं, इट्स मीन कि हमारे पास दूसरा एक और पॉइंट भी होना चाहिए। तो पहले हमने पहला पॉइंट कैसे फाइंड किया था, x की जगह पे 0 पुट कर लिया था इस इक्वेशन में, पूरी y में हो गई थी और वहाँ से y की वैल्यू आ गई थी। अब ऐसा करें कि अब y की जगह पे 0 पुट कर लें तो पूरा का पूरा x में हो जाएगा, वहाँ से x की वैल्यू आके दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। एक बार आपने x = 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर दूसरी बार आपने x को कुछ भी पुट नहीं करना, आपने y को = 0 पुट करना है, तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। वो 2 पॉइंट आ गए हैं तो सिंपल आपने उनको यहाँ पे पुट कर लेना है। फिर जो नॉर्मल फॉर्म है वो आपके पास क्या है, x cos थीटा + y sin थीटा = p। अगेन आप देखें तो हमारे पास cos थीटा और sin थीटा और p हमें यहाँ पे फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इसको उस तरफ लेके चले जाना है। उसके बाद अब हमने वाला जो x के साथ लगा होगा और जो y के साथ लगा होगा, आपने इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके उनका अंडर रूट ले लेना, ठीक है। दोनों का स्क्वायर लेके उनको ऐड करना है और अंडर रूट ले लेना है, वो आपके पास आ गया 10। तो ये वाला जो अब आपके पास आया है इन दोनों का स्क्वायर अंडर रूट लेके उसको आपने हर एक के साथ डिवाइड कर लेना है। जब आपने यहाँ पे उस 10 को हर एक
टर्म के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ ऐसा बन गया है। अब हमने देखें तो यहाँ पे क्या था, x अकेला होना चाहिए और आगे ये भी cos थीटा है। तो अब हमने इस x को बाहर निकाल लेना है, 6/10 को अंदर रहने दें, y को बाहर कर लें, 8/10 को अंदर रहने दें। तो अब आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लें 2 के टेबल पे, तो ये 3/5 हो गया, ये 4/5 हो गया। तो अब देखें ये वाला जो वैल्यूज़ आ गई हैं, इट्स मीन कि ये हमारे पास cos थीटा हो गया, ये वाला जो है ये हमारे पास sin थीटा हो गया, ये x हो गया और ये y, तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म हो गई है। ये सिमेट्रिक फॉर्म x माइनस x1 बाई cos थीटा, y माइनस y1 बाई sin थीटा। अगेन देखें तो पहला पॉइंट जो हमने लिया था, पहला पॉइंट वो क्या था, 0 और 11/8। अभी आपने यहाँ पे दूसरा वाला नहीं पुट करना है, पहला पॉइंट पुट करना है 0 और 11/8। cos और sin वो जो अभी हमें पीछे से पता चल गए हैं वो आपने सिंपल यहाँ पे पुट करने हैं, तो आपके पास सिमेट्रिक आ जाएगी। अगेन जो b है वो भी आपने सारा इसी तरह से ही सॉल्व करना है। अगर डिटेल्ड लेक्चर देखना है तो वो आप मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 8.3, इसमें हमने एंगल फाइंड करना है L1 से L2 का, ठीक है। अब आपके पास जो स्लोप ऑफ L1 है वो आपके पास गिवन है और स्लोप ऑफ L2 गिवन है, हमें एंगल फाइंड करना है। तो अब आपके पास एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। सिंपल जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे, लास्ट में आपने थीटा है तो tan को वहाँ पे ले जाएंगे, tan इनवर्स हो जाएगा और आपने tan इनवर्स ऑफ 1 फाइंड किया तो 45 आ गया। उसी तरह से ये नेक्स्ट वाला भी है, ये भी आपके पास m है, यहाँ पे पुट करेंगे। और अगर आपके पास थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ गई है जैसे कि यहाँ पे, तो आपने उसको 180 में से माइनस लाजमी करना है। स्लोप है ये वाली आपके पास देखें तो थीटा की फॉर्म में है, tan की फॉर्म में, तो पहले आपने यहाँ से फाइंड कर लेना है। tan 45 होता है 1, tan 135 होता है -1। इस मीन कि अब m1 ये है, m2 ये है, तो अगेन हमने यहाँ से जब थीटा फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया अनडिफाइंड। तो इट मीन कि अनडिफाइंड कब होता है 90 पे, तो थीटा 90 है। उसके बाद सेकंड में भी हमें थीटा ही फाइंड करना है L1 से L2 तक, लेकिन पहले हमारे पास उनकी वो गिवन थी, यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास ये गिवन थी स्लोप्स, लेकिन अब हमें स्लोप खुद फाइंड करनी है। अब हमने स्लोप कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए आपके पास पॉइंट गिवन है ना, तो हम इन पॉइंट से स्लोप फाइंड कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप फाइंड होगी इस फार्मूला से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वो m1 हो जाएगी, इनसे जो फाइंड होगी वो m2 हो जाएगी। तो मीन्स कि अब हमने स्लोप इसमें खुद फाइंड किया है, m1 m2 आ गया, वो आपने फार्मूला में पुट करते गए, वहाँ से फिर आपके पास ये इस तरह से बने, उसी तरह से जैसे हमने पीछे स्टेप किए हैं इसमें भी उसी तरह से हमने जो इन पॉइंट से आई है वो m1 है, जो यहाँ से आई है वो m2 है। फिर अगेन हमने यहाँ पे सिंपल इसको पुट करके सिंप्लीफिकेशन की और लास्ट में tan इनवर्स लास्ट में लेना है। ये है इंटीरियर एंगल हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसमें से सेकंड वाला पार्ट देख लें, इसमें आपके पास ए बी है, बी सी है और सी ए है, ये आपके पास स्लोप है, ठीक है। ये वाली m1 है, ये वाली m2 है और ये वाली m3 है। अब ये जो हमें इंटीरियर पार्ट फाइंड करने हैं ना, सबसे पहले आपने tan अल्फा फाइंड करना है। तो इसमें ना आपने m1 m2 को मतलब सीक्वेंस से लिखना है, m1 m2 tan अल्फा के लिए आपने जो फार्मूला लगाना है वो m1 और m2 का होना चाहिए। वहाँ से उसी तरह से आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके tan फाइंड किया, उसके बाद वो आपने वहाँ पे इन्वर्स कर लिया तो आपके पास अल्फा आ गया। फिर बीटा के लिए हमने क्या किया, नेगेटिव आएगा तो 180 में से लास्ट में माइनस करना है, बीटा के लिए m2 m3 और फिर अगला जो तीसरा एंगल है वो गैमा है, तो गैमा के लिए अगेन m3 m1। तो मतलब जब भी ट्राइंगल की बात होगी तो वो आपके पास सीक्वेंस होगा, m1 m2 वाला एक होगा, दूसरा m2 माइनस m3 होगा और तीसरा m3 माइनस m1 होगा, ठीक है। उसी तरह से आपने सारी वैल्यूज़ को पुट करते जाना, आपके तीनों एंगल आ जाएंगे सब पार्ट में। फिर हमें फाइंड करने हैं अगले वाले में फोर्थ में एंगल बिटवीन द लाइन। अब देखें अगेन एंगल की ही बात है ना, तो इट्स मीन कि ये tan वाला ही फार्मूला आएगा। एंगल बिटवीन द लाइन की बात है तो ये tan वाला ही फार्मूला आएगा, लेकिन अब हमारे पास स्लोप तो है ही नहीं, तो हमने इस लाइन से भी स्लोप फाइंड की, इस लाइन से भी स्लोप फाइंड की। इस लाइन से स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, -a/b माइनस a/b, दोनों से स्लोप आ गई है। तो अब जो आपने इसका फार्मूला यूज़ करना है ना वो ओरिजिनल वाला tan का यूज़ करना है, m2 माइनस m1 जो आपके पास बुक में है ना वो m2 माइनस m1। वो अब आपने जब लाइन्स की बात होगी तो m2 माइनस m1, जब ट्राइंगल की बात होगी तो m1 माइनस m2 वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन देखें तो हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है ट्राइंगल का। अगेन आपके पास ये सिर्फ इनके वर्टिसेस गिवन है, स्लोप नहीं गिवन। तो पहले हमने इन वर्टिसेस से स्लोप फाइंड करनी है, क्योंकि एंगल के लिए अगेन हमें tan थीटा वाला ही फार्मूला चाहिए। तो अब आपने x y y z और z x ये वाले दो पॉइंट्स लेने हैं और उन पे पॉइंट वाला फार्मूला, उन पे ये स्लोप वाला फार्मूला लगा के हमने हर एक की स्लोप फाइंड कर लेनी है। तीन स्लोप आ गई हैं अब आपके पास। तो tan अल्फा पे ये देखें ट्राइंगल की बात है ना, तो m1 माइनस m2 वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल m1 की जगह पे m1 की वैल्यू लगाई, m2 की जगह पे m2 की वैल्यू लगा के इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। बीटा के लिए m2 माइनस m3 वाला और गैमा के लिए m3 माइनस m1 वाला। उसी तरह से ये सारे आपके पास सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6 वाला, इसमें आपको फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पहले वाले सारे थे वो सारे एंगल में ही हम कर रहे थे सब कुछ, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसमें आपने क्या करना है, हमें वो वाला पॉइंट फाइंड करना है
जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। आपने इसमें क्या करना होता है कि हमने ना यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है कि आप इनमें से एक्स इनको आपने इस तरह से लिखना है और हमने इसको कुछ ऐसा बनाना है कि आपके पास वो दो, जैसे देखें वाई और वाई है ना, तो दोनों सेम होने चाहिए लेकिन साइन अपोजिट होने चाहिए। तो ये हमारे पास पहले से ही ऐसा था, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिंपली दोनों को कैंसिल कर लिया, 2x + 1 2x + x 3x और ये वाला -3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, वो x हमने यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में पुट कर लिया, या बेशक किसी में पुट करें, वो वाला x हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर लिया। तो हमारे पास यहाँ से y आ गया -3, ठीक है। तो ये वाला जो x और y आएगा ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन जैसे ये वाली दो इक्वेशन हैं तो देखें इनमें ऐसा कोई भी सेम नहीं है, तो इसमें आपने सेम बनाना है। तो पहले डिसाइड करें कि आप किसको सेम करके कैंसिल करना चाहते हैं। ऑपोजिट साइन वाले को बेशक कैंसिल कर लें। तो ये देखें ये 5 है और ये 4 है, तो जो 4 वाली है उसको पूरी को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, जो 5 वाली पूरी है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। जब हमने ऐसे किया तो देखें ये वाला आपके पास दोनों सेम आ गए हैं, तो आपने ये कैंसिल करके x की वैल्यू फाइंड की, फिर वो वाली x की वैल्यू आपने यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में y की जगह पे पुट की, तो वहाँ से हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आ गई है -19/23। उसके बाद 7th है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ये दो लाइन है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है थ्रू द पॉइंट -1 और 0, तो वो वाली जो एक अलग से लाइन पास कर रही है ना इस पॉइंट में से, हमें वो वाली फाइंड करनी है। तो अगेन आपके पास अब ये क्या हो जाएगी, देखिए अब आपके पास ये काफ़ी सारी लाइंस की बात हो रही है, तो इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो फैमिली ऑफ लाइन का है, ठीक है। पहली आपके पास ये है, दूसरी आपके पास ये है। इसमें हमने क्या करना होता है कि आपने फर्स्ट वाला लिखना है प्लस k टाइम्स दूसरी वाली इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। पहली इक्वेशन प्लस k टाइम्स दूसरी वाली इक्वेशन, फिर आप इस k को अंदर हर तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। हर तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद x और x वालों को एक साथ लिखें, y और y वालों को एक साथ लिखें, और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिखें। लिखने के बाद आपने जो x है वहाँ से x वाले कॉमन निकाल लें, जो y वाली चीज़ें हैं वहाँ से y, और जो कांस्टेंट है वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ से अब आपके पास उन्होंने हमें पॉइंट भी तो बताया हुआ है ना, -1 और 0, इस मीन के ये x है और ये y है। तो अब आपने जब इस तरह से कॉमन निकाल लिया तो अब आपके पास x की जगह पे x की वैल्यू लगाएं, y की जगह पे y की वैल्यू लगाएं, ठीक है। x की जगह पे x और y की जगह पे y की वैल्यू लगाएं, तो यहाँ से आपके पास ये सिंपल सारा सॉल्व होकर सिंपल k आ जाएगा 1। अब ये वाला जो k 1 आ गया है, ये वाला अगेन आपने इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेना होता है जो हमने सिंप्लीफाइड यहाँ तक की थी। यहाँ पे अगेन आपने k को पुट कर लिया, तो k को पुट करने के बाद आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा x + 1 = 0। अगेन अब आपके पास ये है पैरेलल टू दिस लाइन, वो पहले पासिंग थ्रू था, अब पैरेलल है। तो अब आपने यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लेनी है इस वाली लाइन की। स्लोप फाइंड करने के बाद अगेन आपने यहाँ पे ये पैरेलल है इस लाइन के, तो जहाँ पे पैरेलल वाला कंसेप्ट यूज़ होता है लाइंस के साथ, तो वहाँ पे हम दोनों स्लोप इक्वल कर लेते हैं। तो ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप और जो पहले आपके पास थी उसकी स्लोप हमने दोनों की फाइंड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल कर ली, और आपके पास यहाँ से इसके आगे इक्वेशन जो 8 और 9 है जिसमें ये बोट इक्वेशन वाली बात हो रही है ना, लाइन्स भी जिसमें काफ़ी सारी लाइन्स है, उनमें आपने सारे में ये फैमिली ऑफ लाइन वाला ही यूज़ करना है कि पहले आपने एक इक्वेशन लिखनी है, फिर k टाइम्स दूसरी इक्वेशन करनी है, फिर x और x को सेम करना है और y को एक जगह रखना है और कांस्टेंट एक जगह। उसके बाद आप उस वाले में तो हमारे पास गिवन था तो हमने यहाँ पे पॉइंट की जगह पे लगा दिया था, लेकिन अब इस वाले में हमारे पास पॉइंट नहीं गिवन बल्कि हमारे पास स्लोप गिवन है। तो अब हम यहाँ से स्लोप फाइंड कर लेंगे। ये वाला पूरा आप x कंसीडर करेंगे, ये वाला पूरा y और ये वाला कांस्टेंट, जैसे आपके पास ये मतलब इस तरह वाली इक्वेशन आप इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जो आपने इसमें ये लाइन है आपके पास, तो -a/b आपने इसको यूज़ करना है। -a/b वाली फॉर्म लगा के आपने यहाँ से इसकी स्लोप फाइंड कर ली। जो गिवन स्लोप है वो आपके पास ये है और जो इस फैमिली से आई है वो ये है। फिर दोनों को आपको उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमने क्या करना है, आपने इन दोनों को इक्वल कर लेना है। ये वाली स्लोप जो इस इक्वेशन से आई है और वो वाली स्लोप जो गिवन है, दोनों को इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अब वहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ गई। ये k की वैल्यू अगेन आपके पास अगेन इस जो वाली जो ओरिजिनल फॉर्म थी आपने यहाँ पे पुट की, जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी वो हमने की, और फिर लास्ट में आंसर कि ये 9 और 10 में भी अगेन सेम ही कंसेप्ट है। ये पैरेलल टू दिस लाइन है, तो ये वाली दो की हमने इस तरह से फैमिली बना के इनको अरेंज कर लिया। फिर ये वाली लाइन की हम स्लोप फाइंड करेंगे, तो वो ये आ गई। जो फैमिली वाली थी वो ये थी, दोनों पैरेलल थी तो इक्वल करके हमने उनका यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब वो इस वाली के परपेंडिकुलर है, तो जो फैमिली वाली थी उसकी हमारे पास ये वाली आई थी ना, उसकी हमारे पास स्लोप ये वाली आई थी। लेकिन अब जो गिवन है वो आपके पास चेंज है, तो अब आपने गिवन वाली की अलग से स्लोप फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर है तो अब आपने परपेंडिकुलर के दोनों की स्लोप मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 करके सिंप्लीफिकेशन की, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब ये वाली k की वैल्यू अगेन आपने जो फैमिली थी आपके पास आपने उसमें पुट की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
फिर जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें आपने क्या करना होता है कि पहले आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि कितनी चीज़ों की बात करें। अब ये देखें, एक आपके पास ये वाली टाइप है और एक ये वाली है, ठीक है। तो एक को आपने एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया, दूसरे को आपने वाई से रिप्रेजेंट कर लिया। आप देखें ये है 120 पर डजन, तो इट्स मीन कि क्या हो जाएगा 120 एक्स है। अब ये एक्स आपके पास डजन से चेंज होता जाता है ना, मतलब पर डजन है तो 120 2 डजन हो जाएंगे, तो इसकी जगह पे 2 और 3 की जगह पे 3, तो 120 एक्स और 150 वाई हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू टोटल कितना था 1200, तो वो 1200 आके इसके बाद आप इसमें से अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे तो हमने सिंप्लीफिकेशन की और हमने इसको लिखना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब आपने इसमें जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी हमने वो की और स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब उन्होंने बोला है कि अगर वो शक्री माल्टा आपके पास उसने कितने डजन सेल किया है 4 डजन, तो अब यहाँ पे देखें कि हमने उसको वाई के इक्वल रिप्रेजेंट किया था, तो अब आपने वाई की जगह पे वो वाला पुट कर लेना है, तो यहाँ से आपके पास एक्स आ जाएगा। तो जब हमने यहाँ से वाई की जगह पे 4 पुट करके एक्स को फाइंड किया तो एक्स हमारे पास 5 आ गया, तो इसमें इनकी 5 डजन है। अगेन इस वाले में देखें तो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, इसमें आपके पास कॉस्ट है फॉर स्टेइंग इन होटल फॉर 1 डे। इसमें आपके पास उन्होंने बताया कि जो 2000 ये वाला ना, ये वाले रेंट के हैं और ये 8 पीपल के लिए। तो अब आपको बताएं कि अगर अब वहाँ पे 7 लोगों ने रहना है एक दिन के लिए तो उसके लिए क्या प्राइस होगी। तो आप देखें ये जो इक्वेशन है आपने ये लिख दिया, यहाँ पे बता दिया कि जो ये वाई है, ये वाला जो वाई, ये आपके पास टोटल प्राइस बता रहा है, टोटल कॉस्ट बता रहा है, ये जो एक्स है ये नंबर ऑफ पीपल बता रहा है, ये आपके पास रेंट है। तो अगर 7 लोगों के लिए आपने देना है तो रेंट मतलब इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 7 लोगों के लिए वहाँ पे रहने का इंतजाम करना है तो आपने इसको मल्टीप्लाई 7 कर लेना है। मल्टीप्लाई 7 किया तो रेंट तो उतना ही रहेगा एक रूम के लिए, तो रेंट आपने उसमें ऐड किया तो हमारे पास वाई इतना आ गया। इट्स मीन के 7 लोगों के लिए इतना कॉस्ट होगा। फिर उन्होंने बोला कि इतने रुपीज़ में कितने लोग रहे। यहाँ पीपल वाले हमारे पास एक्स थे ना, जिनकी जगह पे हमने एक्स को पुट किया था ये वाले, तो यहाँ पे इट्स मीन कि अब हमने एक्स की जगह पे एक्स अब हमने फाइंड करना है, जबकि को टोटल कॉस्ट उन्होंने आपको दे दी है। तो एक्स आपको अब फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट उन्होंने दे दी है, मीन्स कि अब हमें यहाँ से एक्स को फाइंड करना है। ये वाले आप वहाँ पे ले जाए माइनस करें और ये वाला यहाँ ले आके डिवाइड करें तो एक्स हमारे पास 8 आ जाएगा। इट्स मीन कि ये जो कॉस्ट है ये 8 लोगों के लिए है। इस वाले में आपके पास है कि एक कंपनी आपको 5500 पर वीक देगी विद एक्स्ट्रा बोनस, ठीक है। तो इसमें भी आपने पहले लेट कर लेना कि वाई जो है वो टोटल अमाउंट है और एक्स नंबर ऑफ डेज है। तो फर्स्ट वाली टोटल अमाउंट कितनी देगी कि आपको पर वीक के लिहाज से देगी, तो एक्स आपके पास वीक हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ डेज, और एक्स्ट्रा इतना बोनस दे रही है और दूसरी आपके पास इतना दे रहे हैं। फिर आपने इनको कंपेयर किया और डे के अकॉर्डिंग ये कितना था, 14 डेज के अकॉर्डिंग ये कितना था, वहाँ से भी हमें पता चलेगा। फिर जो फोर्थ वाला है उसमें भी आपने इसी तरह से पहले देखना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, इक्वेशन बनानी है, वहाँ से फिर आप देख लेंगे कि आपके पास एक्स, अब जैसे यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे 12 पुट करना था, एक्स की जगह पे 12 पुट करके वाई आके आप कहीं पे वो आपको वाई दे देंगे और आपको एक्स फाइंड करना है। नेक्स्ट आप इसकी स्लोप हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो आपके पास इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ पे आपके पास है y इक्वल्स टू 120x प्लस 500। तो ये वाला भी हम इस तरफ ले आए हैं, तो वो यहाँ पे आके नेगेटिव y इक्वल्स टू 0। अब ये देखें तो ये हमारे पास इस तरह से एक लाइन की इक्वेशन बन गई है। यहाँ से हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या होता है माइनस a/b। जो x के साथ होता है वो a होता है, तो a की जगह पे आपने x वाली वैल्यू लगा दी। जो y के साथ होता है वो b होता है, लेकिन जो अगर इसके साथ माइनस लगा हो तो वो भी हम लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 120। इट्स मीन कि वो हमारे पास 120 बराबर है। उसके बाद हमें यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या होती है, सिर्फ वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट का बताना है, तो उसके लिए आप एक्स को 0 पुट कर लेंगे, वाई इक्वल्स टू 500 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास इस तरह से बन जाएगा कि y इक्वल्स टू 18x प्लस 44। यहाँ पे जो y है ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, ये वाला जो x है ये नंबर ऑफ डेज है और ये 4 है जो पहले से उसके मीटर पे मौजूद थे, ठीक है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे देखना है कि 30 सितंबर तक उसने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये कितने डेज हो जाएंगे, 30 डेज हो जाएंगे। वो 1 सितंबर में आया है और 30 डेज तक एक महीना हो गया ना, 30 डेज। तो x की जगह पे हमने 30 को पुट करके इक्वेशन को सॉल्व किया, तो टोटल यूनिट कितने हो गए 584 यूनिट। बाद फिर जो इसका थर्ड वाला है उसमें हमने बताना है एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट। अगर 20 पर यूनिट है तो फिर हमने बताना है कि इतने यूनिट्स का कितना बिल होगा। पास पीछे क्या बने थे, y इक्वल्स टू 584 थे 1 यूनिट। अगर 20 रुपीज़ का है तो 584 यूनिट कितने के होंगे, इसके लिए हमने 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 11,680। फिर हमें बताना है कि 404 यूनिट्स हमारे पास कितने डेज के बाद होंगे। तो मतलब कि अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, अब यहाँ पे आपको x फाइंड करना है, डेज मतलब हमें बताने हैं ना, तो x से हमने डेज को रिप्रेजेंट किया था, तो अब हमें यहाँ पे x बताना है और टोटल यूनिट कितने हैं 404। तो y की जगह पे 404 आ जाएगा, यहाँ से हमने x फाइंड करना है, तो 44 को वहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लें, दोनों को सॉल्व किया 360 आ गया। ये वाला x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 18 के साथ, तो 18 को वहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास 20 आ गया। फिर जो 6 वाला है इसमें हमारे पास इन पूरी स्टेटमेंट को देखते हुए जो बना है कि y हमारे पास टोटल चार्जेस थे, जिसमें आपके पास 1500 टोटल चार्जेस हैं और उसमें फिर आपने 450 पर
30 मिनट्स हो जाएंगे। मतलब अगर 30 मिनट्स ऊपर हुआ तो उनको 450 मज़ीद पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, 4 y इक्वल्स टू 900x प्लस 1500, ठीक है। उसके बाद आप इसको अरेंज करके लिख लें तो y इक्वल्स टू 900x प्लस 1500 हो जाएगा। 30 मिनट्स के लिए था, ठीक है। उन्होंने 30 मिनट्स के लिए यहाँ पे है, लेकिन जब हमने इसको 1 आवर फुल के लिए किया तो ये यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये पूरा 900 हो जाएगा, ठीक है। तो 900x और ये वाले आपके पास एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो 900x प्लस 1500 हो जाएगा। फिर हमें बताना है आफ्टर 5 आवर्स। तो x हमारे पास 5 है, तो x की जगह पे 5 को पुट कर ले, तो 5 आवर के बाद कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 6000। तरह से इसके स्लोप में भी वही हो जाएगा, माइनस a/b, a की जगह पे 900, b की जगह पे -1, तो ये हो जाएगा 900। वाला है 7, इसमें हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन बताना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है f इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। ये वाली जो 9/c है, अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली फॉर्म से, तो ये c यहाँ पे जो है ये आपके पास इंटरसेप्ट है, जिसको आप कांस्टेंट बोल सकते हैं, जो c इंटरसेप्ट है। और ये वाला जो 9/5 है, ये हमारे पास यहाँ पे स्लोप हो जाएगी। उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे y इंटरसेप्ट और स्लोप हमारे पास क्या शो कर रही है। तो यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट शो करेगा, और जो स्लोप है वो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर है। फिर आपके पास उन्होंने पूछा है कि हमें फ़ारेनहाइट में बताना है टेम्परेचर, जबकि सेल्सियस में 5 डिग्री है। तो जहाँ पे आपके पास फार्मूला में सेल्सियस है, वहाँ पे हमने 5 को पुट कर लेना है। ये वाला 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 9 बचा। 9 प्लस 32 इक्वल्स टू 41 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये एक और है 8 वाला। इस वाले में हमारे पास क्या है कि क्रिकेट टीम में कितने स्कोर किए हैं, 96 रन किए हैं 16 ओवर में, और 180 रन किए हैं 30 ओवर में। हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो स्कोर जो टोटल है वो हमने y से रिप्रेजेंट कर लिए, जो ओवर है वो x से हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 6x, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास 30 ओवर है, 30 ओवर इक्वल्स टू 180 रन है ना, तो वहाँ से जब हम 1 ओवर के लिए निकालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 6 रन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे हमेशा 1 के साथ इक्वेशन बनाते हैं, तो इट्स मीन के y इक्वल्स टू 6x हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ओवर को ज़्यादा करते जाएंगे तो 2 ओवर में कितने रन हो जाएंगे, 12। अगर यहाँ पे हम इसी तरह से यहाँ पे 30 करेंगे तो 6 टाइम 30 कितना हो जाएगा, 180। तो ये यहाँ पे इसके ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि इसमें जो स्लोप है वो भी क्या रिप्रेजेंट कर लिया है। तो स्लोप यहाँ पे कौन सा होगा, ये 6 वाला। तो ये आपके पास पर आवर है कि एक आवर में वो इतने रन बना रहे हैं, 6। यहाँ पे हमारे पास 0, मतलब जब अभी तक उन्होंने कोई भी किलोमीटर ट्रैवल नहीं किया हुआ था, तभी उनको 5000 पे करने थे, क्योंकि ये पर आवर के चार्जेस थे, ठीक है। तो हमारे पास x और y पॉइंट बन गया। फिर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की वैल्यूज़ को पुट किया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। नेक्स्ट भी उसी तरह से आपको वो एक चीज़ बताते हैं और दूसरी हमने बताती जानी थी। अगेन आपको उन्होंने बताया कि अगेन आपसे उन्होंने पूछा कि कितना कॉस्ट होगा अगर वो 180 किलोमीटर ड्राइव करेंगे। तो अगेन हमने 180 पुट कर लेना है x की जगह पे, तो y हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 10 वाला है। 10 वाले में आपके पास उन्होंने एक शिप के बारे में बताया है। लैटीट्यूड पहले इतना था और लॉन्गिट्यूड इतना था। उसके बाद वो ट्रैवल किया है उसने, फिर अब वो जहाँ पे गई है वहाँ का लैटीट्यूड इतना है, लॉन्गिट्यूड इतना है। अब अगर वो एक और जगह पे जाएगी तो उसका लैटीट्यूड इतना है, अब हमें उसका लॉन्गिट्यूड बताना है। तो जो पहली जगह थी वहाँ पे आपने उसका पॉइंट बना लिया, जो दूसरी थी उसका बना लिया। अब ये देखिए ये 2 पॉइंट्स हो गए ना, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है वो यहाँ पे पुट करते जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास पूरा सॉल्व होकर इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, तो अब आपके पास ये बन गया y इक्वल्स टू -m प्लस c, उस वाली फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये वाले जो -13/7 है ये हमारे पास स्लोप है। तो अब हमारे पॉइंट यहाँ पे पुट किया और हमारे पास स्लोप भी आ चुकी थी। तो अगेन हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है। यहाँ से आपके पास आ जाएगी इक्वेशन जो y -67 इक्वल्स टू -13/7 x -25 हमारे पास इक्वेशन आ गई है उस पूरी स्टेटमेंट की। और फिर उन्होंने पूछा था कि अगर 39 लॉन्गिट्यूड है तो बताएं लैटीट्यूड कितना होगा। तो अगेन हमने दोबारा से वही वाला फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पे आपने अपनी वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 41 डिग्री ईस्ट।